वक्फ एक इस्लामिक कॉन्सेप्ट है जिसका मतलब है अपनी प्रॉपर्टी को अल्लाह के नाम पर दान करना। यह दान ऐसा होता है कि प्रॉपर्टी न बिके, ना ट्रांसफर हो, बल्कि उससे होने वाली इनकम से समाज का भला हो, जैसे कि मस्जिद चलाना, गरीबों को खाना खिलाना या स्कूल हॉस्पिटल बनाना। इसे सदका ए जारी कहते हैं, यानी ऐसा दान जो हमेशा फायदा देता रहे। और तो और आज भारत की जमीनों तक ये चर्चा कैसे पहुंची? मस्जिदों का रहस्य, दरगाहों का राज और विवादों की आग, सब कुछ इस संदूक में बंद है। मेरे चैनल पर हर बार एक नया खजाना खुलेगा, तो संदूक खोलने के लिए तैयार? सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ और चलो इतिहास की इस मिस्ट्री को सुलझाते हैं। इसकी शुरुआत पैगंबर मोहम्मद के वक्त हुई। एक मशहूर किस्सा है हजरत उमर का। उमर पैगंबर के करीबी दोस्त थे और बाद में दूसरे खलीफा बने। 634 में खैबर की जंग के बाद उन्हें एक अच्छी खासी जमीन मिली। उमर ने पैगंबर से पूछा, इसका क्या करूं? पैगंबर ने कहा, जमीन को रोक लो और इसके फल को दान कर दो। मतलब जमीन अपने पास रखो, लेकिन उसकी पैदावार से गरीबों, यतीमों और ज़रूरतमंदों की मदद करो। उमर ने ऐसा ही किया। यह था वक्फ का पहला कदम। कुरान में वक्फ शब्द सीधे नहीं मिलता, लेकिन सदका और इन्फाक, अल्लाह के रास्ते में खर्च करना की बातें हैं जिनसे यह कॉन्सेप्ट निकला। हदीस में इसका जिक्र साफ है। मिसाल के तौर पर एक हदीस में पैगंबर ने कहा, जब इंसान मर जाता है तो उसके 3 कामों का फायदा चलता रहता है: सदका ई जारिया, इल्म जो दूसरों को फायदा दे, और नेक औलाद जो दुआ मांगे। वक्फ उस पहले पॉइंट में आता है। 7वीं सदी में जब इस्लाम अरब से बाहर फैला तो वक्फ भी साथ गया। मदीना में पैगंबर ने खुद एक मस्जिद बनवाई, मस्जिद ए नबवी, जिसके लिए ज़मीन दान में मिली थी। फिर उमैयद खलीफाओं 661 से 750 ने इसे सिस्टम में ढाला। मिस्र, सीरिया और इराक में वक्फ प्रॉपर्टी से मस्जिदें, मदरसे और हॉस्पिटल चलने लगे। 9वीं सदी में अब्बासिद खलीफाओं ने वक्फ को और ऑर्गेनाइज किया। उस वक्त लोग सिर्फ ज़मीन ही नहीं, गुलाम, ऊँट और सोना भी वक्फ में देते थे। मिसाल के तौर पर बगदाद में एक वक्फ प्रॉपर्टी से हॉस्पिटल चला जहां गरीबों का मुफ्त इलाज होता था। 10वीं सदी तक वक्फ इस्लामिक दुनिया का इकोनॉमिक पिलर बन गया। तुर्की में उस्मानी सुल्तानों ने वक्फ से बाजार और कारवानसराय, यात्रियों के ठहरने की जगह बनवाए, लेकिन इसे मैनेज करने के लिए कोई फॉर्मल बोर्ड नहीं था। एक ट्रस्टी मुतवल्ली होता था जिसे फैमिली या कम्युनिटी चुनती थी। अगर वो भ्रष्ट निकला तो प्रॉपर्टी बर्बाद हो जाती थी। फिर भी वक्फ इस्लामिक सभ्यता का बेस बन गया। अब इसकी कहानी भारत में कैसे पहुंची वो देखते हैं। भारत में वक्फ तब आया जब इस्लामिक शासकों ने यहाँ कदम रखा। 711 में मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर कब्जा किया, लेकिन असली शुरुआत 12वीं सदी में हुई जब मोहम्मद गोरी ने तराइन की जंग जीती 1192। इसके बाद दिल्ली सल्तनत की नींव पड़ी 1206 से 1526 तक, और वक्फ सिस्टम धीरे धीरे फैलने लगा। सुल्तानों ने मस्जिदों, मदरसों और कब्रिस्तानों के लिए ज़मीनें दान की। मिसाल के तौर पर कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली में कुतुब मीनार बनवाया और इसके आसपास की कई प्रॉपर्टी वक्फ में दी गई। इल्तुतमिश ने जामा मस्जिद, पुरानी वाली, के लिए ज़मीन वक्फ की। 13वीं सदी में सूफ़ी संतों का रोल बड़ा था। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेर, निज़ामुद्दीन औलिया दिल्ली और बाबा फरीद पंजाब जैसे सूफियों ने दरगाहें बनवाईं जो वक्फ प्रॉपर्टी से चलती थी। सुल्तानों और अमीरों ने इन दरगाहों को ज़मीनें गिफ्ट की। जैसे फिरोज शाह तुगलक 1351 से 1388 तक ने दिल्ली में कई मस्जिदों और हौज खास जैसे ढांचों के लिए वक्फ प्रॉपर्टी दी। उस वक्त इसे मैनेज करने के लिए काजी या लोकल ऑफिसर होते थे, लेकिन कोई सेंट्रलाइज्ड सिस्टम नहीं था। सल्तनत के दौर में वक्फ का इस्तेमाल सिर्फ धार्मिक कामों तक सीमित नहीं था। अलाउद्दीन खिलजी ने बाजारों की ज़मीन वक्फ में दी ताकि उनकी इनकम से सेना की मदद हो। लेकिन 14वीं सदी में जब सल्तनत कमज़ोर हुई तो वक्फ प्रॉपर्टी की हालत खराब होने लगी। 1398 में तैमूर ने दिल्ली को लूटा तो कई वक्फ ज़मीनें तबाह हो गईं। फिर लोकल ज़मींदारों और राजाओं ने इन पर कब्जा करना शुरू कर दिया। सल्तनत का ढांचा बिखर गया और वक्फ सिस्टम भी लड़खड़ा गया। लेकिन असली मज़ा तो मुगल काल में आया। 1526 में बाबर ने पानीपत की जंग जीती और मुगल साम्राज्य शुरू हुआ। मुगलों ने वक्फ को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया।
बाबर ने आगरा में मस्जिदें बनवाई जिनके लिए ज़मीन वक्फ में दी। हुमायूं का वक्त अस्थिर था, लेकिन अकबर 1556 से 1605 तक ने वक्फ को शाही लेवल पर अनऑर्गेनाइज किया। उसने सदर उस सदूर नाम का एक ऑफिसर नियुक्त किया जो वक्फ प्रॉपर्टी की निगरानी करता था। अकबर ने फतेहपुर सीकरी में मस्जिद और मदरसे के लिए ढेर सारी ज़मीनें वक्फ में दी। उसका मकसद था कि यह प्रॉपर्टी कम्युनिटी के काम आए। जहांगीर 1605 से 1627 तक ने भी वक्फ को सपोर्ट किया। उसने सूफी दरगाहों को ज़मीनें दी, लेकिन असली कमाल शाहजहां 1628 से 1658 तक ताजमहल बनवाने के बाद उसने इसके आसपास 50 गांव वक्फ में डाले ताकि ताज की मेंटेनेंस और गरीबों की मदद हो सके। दिल्ली की जामा मस्जिद 1656 में बनी के लिए भी वक्फ प्रॉपर्टी दी गई। औरंगजेब 1658 से 1707 तक जो सख्त मिजाज था, उसने भी वक्फ को बढ़ावा दिया। उसने हैदराबाद में मक्का मस्जिद और दिल्ली में कई छोटी मस्जिदों के लिए ज़मीनें वक्फ में दी। मुगल काल में वक्फ प्रॉपर्टी की संख्या इतनी बढ़ गई कि ये इकोनॉमी का हिस्सा बन गई और खेती की ज़मीनें वक्फ में दी जाती थी और उनकी इनकम से चैरिटी चलती थी। मिसाल के तौर पर दिल्ली के चांदनी चौक में कई दुकानें वक्फ की थीं जिनका किराया मस्जिदों को जाता था। लेकिन मुगल साम्राज्य के ढलने के साथ 18वीं सदी दिक्कतें शुरू हुईं। औरंगजेब की मौत 1707 के बाद छोटे छोटे नवाब और ज़मींदार आपस में लड़ने लगे। वक्फ प्रॉपर्टी की देखभाल करने वाला कोई नहीं रहा। कई जगहों पर लोकल लीडर्स ने इन ज़मीनों पर कब्जा कर लिया। फिर 1757 में प्लासी की जंग हुई और ब्रिटिश राज की एंट्री हुई। अंग्रेज़ों को वक्फ समझने में वक्त लगा। उनके लॉ में प्रॉपर्टी को हमेशा के लिए लॉक करने का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। शुरू में उन्होंने इसे इग्नोर किया, लेकिन 19वीं सदी में मुस्लिम कम्युनिटी ने अपनी प्रॉपर्टी की मांग उठाई। 1810 में बंगाल रेगुलेशन और 1817 में मद्रास रेगुलेशन के तहत वक्फ प्रॉपर्टी को बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के हवाले किया गया। लेकिन असली ट्विस्ट 1894 में आया जब अबुल फजल बनाम सईद मियां केस लंदन की प्रिवी काउंसिल में पहुंचा। इस केस में सवाल था कि क्या कोई शख्स अपनी प्रॉपर्टी को फैमिली के लिए वक्फ में दे सकता है। ब्रिटिश जजों ने कहा, नहीं, ये हमारे लॉ से मेल नहीं खाता। मुस्लिम कम्युनिटी में हंगामा मच गया। नतीजा 1913 में मुसलमान वक्फ वैलिडेटिंग एक्ट पास हुआ जिसने वक्फ को लीगल स्टेटस दिया। फिर 1923 में मुसलमान वक्फ एक्ट आया जिसमें वक्फ प्रॉपर्टी को रजिस्टर करना और उसकी इनकम का हिसाब देना जरूरी हो गया। लेकिन उस वक्त कोई वक्फ बोर्ड नहीं था। ये काम लोकल कोर्ट और ट्रस्टी करते थे। ब्रिटिश काल में वक्फ प्रॉपर्टी पर अतिक्रमण बढ़ गया। कई जगहों पर जमींदारों और अंग्रेजों ने ज़मीनें हड़प ली। मिसाल के तौर पर बंगाल में ढेर सारी वक्फ ज़मीनें ईस्ट इंडिया कंपनी के कब्जे में चली गई। लेकिन 1913 और 1923 के एक्ट ने वक्फ को बचाने की कोशिश की। फिर भी सिस्टम ढीला था और प्रॉपर्टी का सही रिकॉर्ड नहीं रखा गया। 1947 में देश आज़ाद हुआ और बंटवारे के बाद वक्फ प्रॉपर्टी का सवाल बड़ा हो गया। ढेर सारे मुस्लिम पाकिस्तान चले गए और उनकी प्रॉपर्टी खाली रह गई। सरकार को लगा कि इसे मैनेज करने के लिए एक सिस्टम चाहिए। 1954 में जवाहरलाल नेहरू की सरकार ने वक्फ एक्ट पास किया। इसके तहत हर राज्य में स्टेट वक्फ बोर्ड बने। इनका काम था प्रॉपर्टी का सर्वे करना, रजिस्ट्रेशन करना और उसकी इनकम को कम्युनिटी के लिए यूज करना। 1964 में सेंट्रल वक्फ काउंसिल बनी जो स्टेट बोर्ड्स को गाइड करती थी। उसका चेयरमैन अल्पसंख्यक मामलों का केंद्रीय मंत्री होता है। वक्फ बोर्ड में चेयरमैन कुछ मुस्लिम MP MLA, वकील, स्कॉलर और लोकल लेवल पर मुतवल्ली होते थे। शुरू में सब ठीक चला। बोर्ड ने मस्जिदों, कब्रिस्तानों और दरगाहों की देखभाल शुरू की। लेकिन दिक्कत ये थी कि प्रॉपर्टी का रिकॉर्ड सही नहीं था। कई जगहों पर पुराने कागजात गायब थे, तो बोर्ड को पता ही नहीं था कि उसके पास क्या क्या है। 1950 से 60 के दशक में वक्फ बोर्ड ने धीरे धीरे अपने पैर जमाए। उत्तर प्रदेश, बिहार जैसे राज्यों में शिया और सुन्नी वक्फ बोर्ड अलग अलग बने, लेकिन बोर्ड की पावर सीमित थी। वो सिर्फ प्रॉपर्टी की देखभाल कर सकता था, न कि बड़े फैसले ले सकता था। फिर 1995 में कहानी में नया मोड़ आया। 1995 में
पीवी नरसिम्हा राव की कांग्रेस सरकार ने वक्फ एक्ट 1995 पास किया। ये वक्फ बोर्ड का टर्निंग पॉइंट था। इसके पीछे 1992 का बाबरी मस्जिद ढहना था। मुस्लिम कम्युनिटी में गुस्सा था और सरकार पर दबाव था कि कुछ ठोस कदम उठाए जाएं। नतीजा, वक्फ बोर्ड को ऐसी पावर दी गई जो पहले कभी नहीं थी। इस एक्ट में क्या खास था? पहला, वक्फ बोर्ड को यह अधिकार मिला कि वो किसी भी प्रॉपर्टी को वक्फ घोषित कर सकता है अगर उसे शक हो कि वो वक्फ की है। दूसरा, अगर कोई दावा करता है कि प्रॉपर्टी उसकी है तो उसे प्रूव करना होगा। बोर्ड को कुछ साबित करने की जरूरत नहीं। तीसरा, सिविल कोर्ट का दखल खत्म कर दिया गया। अब वक्फ ट्रिब्यूनल ही सारे केस देखता है। चौथा, एक बार वक्फ हमेशा वक्फ का सिद्धांत और सख्त हो गया। ये एक्ट इतना पावरफुल था कि बोर्ड किसी भी पुरानी प्रॉपर्टी पर दावा ठोक सकता था। मिसाल के तौर पर, अगर कोई जमीन 100 साल पहले वक्फ में दी गई थी और बाद में उस पर मंदिर या घर बन गया तो भी बोर्ड उसे वापस ले सकता था। इससे वक्फ बोर्ड की ताकत आसमान छूने लगी। 2013 में यूपीए सरकार ने वक्फ एक्ट में फिर संशोधन किया। अब बोर्ड को और पावर मिली। अगर कोई प्रॉपर्टी लंबे वक्त से मुस्लिम कम्युनिटी यूज कर रही है तो वो वक्फ की मानी जाएगी। सर्वे का जिम्मा भी बोर्ड को दिया गया। इसके तहत डिजिटल रिकॉर्ड बनाने की बात हुई। नतीजा, वक्फ प्रॉपर्टी की संख्या तेजी से बढ़ी। आज इसके पास 8,07,000 से ज्यादा प्रॉपर्टी है जो 9,04,000 एकड़ में फैली है। वैल्यू 1.2 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा। रेलवे और इंडियन आर्मी के बाद ये तीसरा सबसे बड़ा लैंड होल्डर है। तो दोस्तों, 2013 तक वक्फ बोर्ड की कहानी एक रहस्यमयी किताब की तरह खुल चुकी थी। 1954 का कानून, 1995 की ताकत और फिर 2013 में मिली वो असीम शक्ति जिसने इसे जमीनों का अदृश्य बादशाह बना दिया। मस्जिदों से लेकर मदरसों तक ये था एक सपना या शायद एक सवाल जो हवा में लटक गया। लेकिन असली तूफान तो अभी बाकी था। 2013 के बाद क्या हुआ? विवादों की वो आग जो मंदिरों, गांवों और शहरों तक फैली, क्या वो सही थी या एक गलत फहमी? अगली कहानी में खुलेंगे सारे राज। तब तक सब्सक्राइब करें अतीत अनलॉक्ड को। और अगर आप ये जानना चाहते हैं तो नीचे कमेंट में लिखें 2013 के बाद की स्टोरी चाहिए।